रोहित फार्म हाउस पहुंचते ही सीधे करण के कमरे में आया। उसने देखा कि करण जमीन पर बैठा अपने बेड से टिक कर सो रहा था और पास में शराब की बोतल पड़ी हुई थी। रोहित ने जब उसे इस तरह देखा तो उसके रूम से बाहर आया। बाहर महेश सफाई कर रहा था। रोहित ने उसे आवाज लगाई। महेश उसकी आवाज सुनकर तुरंत उसके पास आया तो रोहित ने पूछा, महेश करण जब वापस आया तो उसका मुंह ठीक तो था ना? महेश ने तुरंत जवाब दिया, नहीं साहब। करण साहब बहुत गुस्से में लौटे थे और आते ही सीधे अपने कमरे में चले गए। ना ही कुछ खाया उन्होंने और ना ही किसी से कोई बात की। काका उनके कमरे में भी गए थे तो उन्होंने काका से कहा कि वो अकेले रहना चाहते हैं। रोहित ये सब सुनकर सोच में पड़ गया। तभी महेश ने पूछा, आपके लिए कॉफी ले आऊं? हाँ ले आओ। रोहित के इतना कहते ही महेश तुरंत किचन की ओर चला गया। रोहित कुछ देर वही खड़ा करण के बारे में सोचता रहा। ये करण को समझना इतना मुश्किल क्यों होता जा रहा है मेरे लिए? जैसे जैसे करण और रिद्धिमा की शादी करीब आती जा रही है मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही है। करण के उठते ही मुझे उससे रिद्धिमा को लेकर बात करनी होगी। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया। दूसरी ओर मधु खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। कल रात का हादसा उसके जहन में अभी भी ज्यों का त्यों जिंदा था। मीरा को नाराज करके अपने लिए फैसले के बारे में सोचकर भी वो परेशान हो रही थी। वो मन ही मन खुद से बोली, मैंने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर तो लिया है पर मैं जानती हूँ कि मीरा सही है। घर पहुँचते ही जब मैं ये बात माँ और पापा को बताऊंगी तो शायद उनका भरोसा हमेशा के लिए खो दूंगी। पर इतना बड़ा सच मैं उनसे छिपा भी तो नहीं सकती। एक झूठ से शुरू हुई शिमला की ये कहानी शायद मेरी पूरी जिंदगी बदल देगी। उस बाबा की कही हर बात सच होने लगी है। कल रात जो तूफान मेरी जिंदगी में आया था वो शायद मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेगा। माँ तो पहले से ही मुझसे नफरत करती है पर अब सच जानने के बाद शायद पापा भी मुझसे मुंह फेर लेंगे। और मीरा, वो भी शायद मुझसे बहुत नाराज है इसलिए पिछले 3 घंटे से उसने मुझसे बात तक नहीं की है। शायद मुझे अपनी जिंदगी की ये लड़ाई बिना किसी के सहारे अकेले ही लड़नी पड़ेगी। मन ही मन इतना सोचने के बाद उसने अपना सूटकेस उठाया और अलमारी से अपने कपड़े निकालकर उसमें डालने लगी। तभी उसकी नजर करण के ताबीज पर पड़ी जिसे उसने खुद अलमारी में रखा था। मधु उस ताबीज को देखते हुए आकर बेड पर बैठी। उसने उस ताबीज को खोला तो ताबीज के अंदर रखे रुद्राक्ष को देखकर वो हैरान रह गई। उसने उस रुद्राक्ष को निकालकर ताबीज को वहीं सामने टेबल पर रखा और उस रुद्राक्ष को देखते हुए बोली, ये रुद्राक्ष कहीं ये वही रुद्राक्ष तो नहीं जो उस बाबा ने मुझे दिया था? मधु सोच में पड़ गई पर फिर कुछ देर बाद फिर से बोली, पर वो रुद्राक्ष तो मुझसे उसी दिन खो गया था जिस दिन बाबा ने मुझे वो रुद्राक्ष दिया था और वो तो इंदौर में खोया था, तो फिर वो यहाँ शिमला में कैसे आ सकता है? नहीं नहीं, ये वो रुद्राक्ष नहीं हो सकता। मधु ने उस रुद्राक्ष को फिर से उस ताबीज में रख दिया और बोली कि ये ताबीज अब मेरे पास आपकी अमानत बनकर रहेगा। मैं नहीं जानती कि जिंदगी में दोबारा कभी आपसे मुलाकात होगी या नहीं, पर हाँ, आज के बाद जब भी मैं भगवान से कुछ मांगने के लिए अपने हाथ जोड़ूंगी तो आपकी खुशी जरूर मांगूंगी। मुझे एक नई जिंदगी देने के लिए शुक्रिया। तभी मीरा वहां आ गई। उसे देखकर मधु ने ताबीज अपने पर्स में रख लिया और फिर से पैकिंग करने लगी। मीरा ने भी अपना सूटकेस उठाया और वो भी अपना सामान पैक करने लगी। उसे पैकिंग करते देख मधु उठकर उसके पास आई और बोली, सॉरी मीरा। मीरा गुस्से में अपने कपड़े सूटकेस में डालते हुए बोली, मैं तुझे यहाँ लाई थी मधु, इसलिए मैं ही तुझे तेरे घर वापस लेकर जाऊंगी। वैसे भी तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं तुझे अकेले ट्रैवल करने नहीं दे सकती। इतना कहकर वो गुस्से में अपना सामान पैक करने लगी। मधु ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे अपनी ओर करके बोली, मैं जानती हूँ मीरा कि तू मेरे फैसले से खुश नहीं है, पर किसी को किसी की जान बचाने की सजा देना ये कहाँ का इंसाफ हुआ? उस लड़के को कोई जरूरत नहीं थी अपनी जिंदगी खतरे में डालकर मेरी जिंदगी बचाने की, फिर भी उसने मुझे बचाया। मुझे ठीक से कुछ याद नहीं है मीरा, पर इतना जरूर याद है कि वो मुझे उठाए लड़खड़ाते हुए बर्फ पर चल रहा था। उससे शायद एक कदम भी नहीं चला जा रहा था, फिर भी उसने मुझे अपनी बाहों में उठाया हुआ था। मेरा दिल कहता है कि उसने जो किया सिर्फ और सिर्फ मुझे बचाने के लिए किया, इसलिए मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। मैं उसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं करूंगी। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर से पैकिंग करने लगी। मीरा, कल जब मेरी आंख खुली तो मैं घबराकर बिना उस लड़के को बताए वहां से भाग आई। क्या पता जब उस लड़के की आंख खुली हो तो उसने भी मुझे ढूंढा हो और मुझसे माफी मांगने के लिए अभी भी मुझे ढूंढ रहा हो। मधु बोली।
ये सुनकर मीरा के हाथ रुक गए और वो सोच में पड़ गई। पर फिर उसने मधु की ओर देखा और बोली, मधु ये दुनिया उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि तुझे लगती है, और खास तौर से हम लड़कियों के लिए। और अगर मैं ये मान भी लूं कि तू सही है तो तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रही है? मुझे उस लड़के से कोई लेना देना नहीं है। मुझे अगर किसी की फिक्र है तो सिर्फ तेरी। मुझे इस बात को सोचकर भी घबराहट हो रही है कि कल सारी रात तेरे किसी लड़के के साथ रहने वाली बात अगर किसी को पता चल गई तो तेरे लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। उसकी बातें सुनकर मधु भी सोच में पड़ गई। मीरा ने उसकी हथेलियों को पकड़ा और बोली, मधु ये बात तेरे और मेरे अलावा सिर्फ वो लड़का जानता है जिसे हम दोनों ही नहीं जानते, और वो भी हमें नहीं जानता। इसलिए अगर तू उस लड़के के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं करना चाहती तो कल की रात हमेशा के लिए भूल जा, और इस बात का जिक्र कभी किसी के सामने मत करना, अपने माँ पापा के सामने भी नहीं। ये सब सुनकर मधु बिना पलके झपकाए उसे हैरानी से देखने लगी। मीरा उसके गाल को छूकर फिर से बोली, प्लीज मधु, मेरी बात समझने की कोशिश कर। तेरी वो सौतेली माँ, उन्हें अगर ये बात पता चल गई तो वो तुझे धक्के मारकर घर से बाहर फेंक देगी और तेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाएगी। वो अलग, वो तो शायद बरसों से इसी मौके का इंतजार कर रही थी कि तुझसे एक छोटी सी भी गलती हो और वो तुझसे तेरी माँ का बदला ले सके। और तेरे पापा, उनकी तबीयत पहले से ही खराब है, वो ये सच बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए प्लीज ये बात यही भूलकर हम इंदौर जाएंगे। मधु उसके हाथ हटाकर बोली, नहीं मीरा, ये मैं कभी नहीं करूंगी। इतना बड़ा सच मैं माँ और पापा से कभी नहीं छिपाऊंगी, फिर चाहे वो सच जानने के बाद मेरे साथ कैसा भी सलूक क्यों ना करे। पर झूठ और अपनों से सच छिपाना, ये दो काम मेरे बस की बात नहीं है। ऐसा करके मैं अपनी नजरों में गलत हो जाऊंगी और मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है, मैं घर पहुंचते ही माँ और पापा को सब कुछ सच सच बता दूंगी। मीरा फिर से उसे समझाते हुए बोली, प्लीज मधु, मेरी बात समझने की कोशिश कर। ये बात किसी को मत बता, वरना तेरे लिए जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। मधु ने कोई जवाब नहीं दिया और बैग पर बैठकर फिर से अपनी पैकिंग करने लगी। उसे देखकर मीरा मन ही मन बोली, मीरा ये लड़की इतनी आसानी से तेरी बात नहीं मानेगी। सच्चाई और अच्छाई कूट कूट कर भरी हुई है इसमें, इसलिए खुद को तबाह करने पर तुली हुई है। पर तू किसी और के किए की सजा इसे भुगतने नहीं दे सकती, इसलिए तुझे कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे मधु ये बात किसी को ना बताए। वो मधु के पास बैठी और बोली, अच्छा ठीक है, मत मान मेरी बात, पर मेरी खुशी के लिए इतना तो कर ही सकती है ना कि हम ये ट्रिप खत्म करके ही सबके साथ घर जाए। मेरे लिए 2-3 दिन तो तू यहाँ रोक ही सकती है ना। मधु ने तुरंत उसकी ओर देखा और मन ही मन बोली, रुक जा मधु, क्या पता इन 3 दिनों में तू उस लड़के तक पहुंच जाए जिसने कल रात तुझे बचाया था। मधु कुछ पल सोचकर मीरा से बोली, ठीक है, हम सबके साथ ही वापस जाएंगे। मीरा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने मधु को अपने गले से लगा लिया। वो मन ही मन बोली, इन 3 दिनों में मैं तुझे किसी को कुछ ना बताने के लिए मना लूंगी और उस आदमी को भी ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगी जो कल रात तेरे साथ था। तभी मधु ने उसकी ओर देखकर पूछा, तूने कल से कुछ नहीं खाया ना? मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी, पर तभी मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बेड पर बैठाकर बोली, कोई जरूरत नहीं है, तुझे फीवर है, तू आराम कर और चुपचाप यहाँ लेट जा, मैं खुद खा लूंगी। पर मीरा, अब मैं ठीक हूँ। मधु, तुझे फीवर अभी भी है, ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है, इसलिए तू चुपचाप से आराम कर, मैं अपने लिए खाना लेकर आती हूँ। इतना कहकर मीरा जाने लगी, पर जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंची उसके कदम रुक गए। उसने पलटकर मधु की ओर देखा और बोली, मधु एक बात हमेशा याद रखना, आज के बाद जो भी होगा उसका सामना तू अकेली नहीं करेगी। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और जो भी होगा उसका सामना हम दोनों मिलकर करेंगे, समझी? मधु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और मीरा भी मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही मधु खुद से बोली, नहीं मीरा, आगे जो भी होगा उसका सामना मुझे अकेले ही करना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तेरी जिंदगी में कोई भी मुश्किल आए। इधर करण की आंख खुलते ही उसने सबसे पहले अपना फोन उठाया और रेहान को कॉल करने लगा। दूसरी ओर से रेहान कॉल रिसीव करते ही बोला, मुबारक हो मेरे दोस्त। किस बात के लिए? करण ने जमीन से उठकर बेड पर बैठते हुए पूछा। रेहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुबारकबाद इसलिए दे रहा हूँ
क्योंकि अभी तक शिमला के किसी भी पुलिस स्टेशन में ना तो किसी लड़की के मिसिंग होने की कंप्लेन दर्ज हुई है और ना ही किसी लड़की के साथ कुछ गलत होने का केस दर्ज हुआ है। और हाँ, अब तक हमारे पास किसी भी लड़की का सुसाइड केस भी नहीं आया। ये सब सुनकर करण ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी रेहान फिर से बोला, करण शायद वो लड़की भी तेरी तरह अच्छे दिल वाली है, इसलिए वो भी ये बात समझ गई कि तूने जो भी किया सिर्फ उसे बचाने के लिए किया था। मैं फिर भी उस लड़की को तलाशना चाहता हूँ रेहान, ताकि मैं उससे माफी मांग सकूं। अब तो मुझे तभी सुकून आएगा जब वो लड़की मुझसे ये कहेगी कि उसने मुझे माफ कर दिया है। करण खिड़की की ओर बढ़ते हुए बोला। रेहान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। करण, वो लड़की तुझे एक दिन जरूर मिल जाएगी और तुझे माफ भी कर देगी, क्योंकि मैं भी ये मानता हूँ कि तू कभी किसी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। वैसे मैंने 2 हवलदारों को उस लड़की के बारे में पता लगाने के लिए पहाड़ी पर भेजा है। वो लड़की पहाड़ी से नदी में गिरी थी, तो वो वहां किसी के साथ तो पहुंची ही होगी, कोई तो उसे जानता ही होगा। बहुत जल्द उस लड़की का पता चल जाएगा। थैंक यू रेहान, थैंक यू सो मच। करण ने इतना कहा ही था कि तभी रोहित वहां आ गया। उसे देखते ही करण रेहान से बोला, रेहान मैं तुझे थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ओके बाय। रेहान ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। रोहित करण के पास आकर बोला, करण मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। करण अलमारी की ओर बढ़ा और बोला, रोहित इस वक्त मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, मैं वापस आकर तुझसे बात करता हूँ। इतना कहकर उसने अपने कपड़े बैग पर रखे और टॉवल लेकर वॉशरूम की ओर जाने लगा। पर रोहित उसका हाथ पकड़कर बोला, नहीं करण, मुझे अभी और इसी वक्त तुझसे बात करनी है। करण ने टॉवल बैग पर पटका और उसके सामने खड़ा होकर बोला, बोल, ऐसी क्या जरूरी बात करनी है तुझे मुझसे, जिसके लिए तू कुछ देर इंतजार नहीं कर सकता। रोहित ने उसकी ओर देखकर पूछा, करण तू रिद्धिमा से शादी करना चाहता भी है या नहीं? रोहित का सवाल सुनकर करण उसकी ओर पीठ करके खड़ा हो गया और बोला, रोहित तुझे मेरा जवाब पसंद नहीं आएगा, इसलिए प्लीज ऐसे कोई सवाल मत कर जिसका जवाब मैं तुझे ना दे सकूं। रोहित ने गुस्से में उसकी बांह पकड़ी और उसे अपनी तरफ करके बोला, ओह मतलब मैं सही हूँ, तू मेरी बहन से प्यार नहीं करता और ये शादी भी अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है ना? करण ने अपनी बांह छुड़ाए और बोला, सही कहा तूने, मैं रिद्धिमा से प्यार नहीं करता और कभी करूंगा भी नहीं, क्योंकि प्यार के नाम पर जो धोखा मेरे साथ हुआ है उसके बाद प्यार करने से डर लगने लगा है मुझे। रोहित हैरानी से करण को देखने लगा। उसका चेहरा देखकर करण फिर से बोला, मुझे इस तरह से मत देख रोहित, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ जो हमारे देश में किसी ने ना किया हो। इस देश में आज भी 70% शादियां अरेंज मैरिज होती है, तो मैं भी वही कर रहा हूँ। ये शादी 2 परिवारों को जोड़कर अपने बिजनेस को और मजबूत करने के लिए हो रही है। तो फिर तुझे कोई जरूरत नहीं है मेरी बहन से शादी करने की, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन की शादी एक ऐसे इंसान से हो जो उससे प्यार ही नहीं करता। रोहित गुस्से में बोला। करण के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। एक भाई होने के नाते तूने एकदम सही फैसला लिया है। जाकर अपनी फैमिली से कह दे कि वो मेरे डैड को इस शादी के लिए ना कह दे, क्योंकि मैं खुद उन्हें ना नहीं कह सकता। रिद्धिमा की भलाई इसी में है कि वो मुझसे शादी ना करे। और वैसे भी कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद मेरा रिद्धिमा से शादी करना गलत होगा। अच्छा यही होगा कि ये शादी ना हो, क्योंकि कल रात के बाद मैं चाहकर भी उसे अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर पाऊंगा। कल रात के बाद? रोहित ने हैरानी से पूछा। रोहित का सवाल सुनकर एक बार फिर करण उसकी ओर पीट करके खड़ा हो गया। उसे वो सब याद आने लगा जो बीती रात हुआ था। तभी रोहित ने गुस्से में पूछा, मैंने कुछ पूछा तुझसे? करण ने अपने हाथ की मुट्ठी बांधी और बोला, नंदिनी ने जो मेरे साथ किया है रोहित, उसके बाद किसी से प्यार करना मेरे बस की बात नहीं है। पर फिर भी मैंने रिद्धिमा से शादी के लिए हाँ की और ये भी तय किया था कि इस शादी में प्यार को छोड़कर वो सब कुछ होगा जो एक शादी को सफल बनाने के लिए जरूरी होता है। पर कल रात मैंने ये महसूस किया कि मेरी जिंदगी खतरों से भरी पड़ी है, इसलिए अच्छा यही होगा कि ये शादी ना हो। तुम्हारी तरह रिद्धिमा भी मेरी दोस्त है, इसलिए मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि उसकी खुशियां मेरी वजह से छिन जाए। तुम रिद्धिमा और अपने घर वालों से कहो कि वो इस शादी से इनकार कर दे, फिर डैड को मैं संभाल लूंगा। इतना कहकर उसने टॉवल उठाया और वॉशरूम में चला गया। उसके जाते ही रोहित बेड पर बैठकर सोच में डूब गया। वो मन ही मन बोला, समझ नहीं आ रहा कि करण की इस हरकत पर मुझे नाराज होना चाहिए या खुश होना चाहिए।
नाराजगी इस बात की कि शादी के 20 दिन पहले वो ये शादी करने से इनकार कर रहा है, और खुशी इस बात की कि उसने अपने दिल की बात मुझे साफ साफ बता दी। पर कुछ भी करने से पहले मुझे एक बार रिद्धिमा से बात करनी होगी। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से चला गया। इधर करण ने अपनी शर्ट उतारी और शॉवर ऑन किया। उसने अपनी दोनों हथेलियों को दीवार से टिकाया और शॉवर की ओर अपना चेहरा करके खड़ा हो गया। उसने जो कुछ भी रोहित से कहा वो सब सोचकर उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्से में उसके मसल्स फूलने लगे थे। उसने अपनी मुट्ठी बांधी और बहुत जोर से दीवार पर दे मारी। वो गुस्से में खुद से बोला, क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ, क्यों? नंदिनी के दिए धोखे के बाद मैंने जीना सीख लिया था और रिद्धिमा से होने जा रही अपनी शादी को भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। फिर क्यों कल रात वो सब हुआ? क्यों वो लड़की मुझे मिली? क्यों बचाया मैंने उसे? क्यों मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि कल रात उसके और मेरे बीच कुछ हुआ या नहीं? क्यों आप बार बार मेरी ही जिंदगी के साथ खेलते हैं महादेव? क्यों? कैसे कर लूं मैं रिद्धिमा से शादी? कल अगर मेरी और रिद्धिमा की शादी के बाद वो लड़की आकर मेरे सामने खड़ी हो गई तो क्या करूंगा मैं? कैसे सामना करूंगा मैं रिद्धिमा और उस लड़की का? ये शादी होने से पहले मुझे उस लड़की को ढूंढना होगा, क्योंकि उस लड़की के फैसले पर ही अब मेरी जिंदगी टिकी हुई है। ढूंढना होगा मुझे उस लड़की को। इधर ऋषभ अपने होटल के एक रूम में बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी लक्की वहां आकर बोला, ऋषभ, उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चला। ये सुनकर ऋषभ के हाथ रुक गए। लक्की डरते हुए बोला, ऋषभ, उस कॉटेज के मालिक को भी उस ग्रुप के बारे में कुछ नहीं पता। उसका कहना है कि वो लोग बर्फबारी से बचने के लिए वहां रुके थे और सुबह होते ही वहां से चले गए। उसने ये भी बताया कि जो लड़की रात में बर्फ के तूफान में खोई थी वो सुबह उन लोगों को मिल गई थी। उस लड़की के मिलते ही वो सब वहां से चले गए। ऋषभ ने गुस्से में अपना लैपटॉप उठाकर फेंक दिया और लक्की की गर्दन पकड़कर बोला, इस बार अगर वो लड़की मुझे नहीं मिली तो तुम सबकी लाश भी नहीं मिलेगी। इसलिए इस शहर का एक एक कोना छान मारो, धरती खोदो या आसमान फाड़ो, पर उस लड़की को यहाँ लेकर आओ, समझे तुम? इतना कहकर ऋषभ ने उसे दीवार की ओर धकेल दिया। लक्की कुर्सी से जा टकराया। ऋषभ गुस्से में फिर से बोला, जाकर उस लड़की को ढूंढो, जाओ। ऋषभ को गुस्से में देखकर लक्की तुरंत वहां से भाग गया। उसके जाते ही होटल का मैनेजर भागता हुआ ऋषभ के रूम में आया और बोला, साहब जल्दी चलिए, वो नीचे। क्या हुआ नीचे? ऋषभ ने मैनेजर की ओर देखकर पूछा। मैनेजर ने तुरंत जवाब दिया, होटल के नए मालिक ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई है और आपको 5 मिनट में वहां पहुंचने के लिए कहा है। प्लीज आप जल्दी आ जाइए। इतना कहकर वो वहां से चला गया। उसके जाते ही ऋषभ ने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बांधी और चीखा, करण होटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठा ऋषभ के आने का इंतजार कर रहा था। बाकी सब लोग आ चुके थे, बस एक वही नहीं था। 5 मिनट होते ही करण उठकर खड़ा हुआ और बोला, आई एम श्योर कि मुझे आप सबको अपना इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तक आप सबको ये बात पता चल चुकी होगी कि अब मैं इस होटल का 70% का शेयर होल्डर हूँ, यानी होटल डायमंड का मालिक। इसलिए आज से आप सब मेरे अंडर काम करेंगे और सिर्फ मेरे ही ऑर्डर्स फॉलो करेंगे। मिस्टर ऋषभ खुराना को अपने काम में कोई दिलचस्पी नहीं है और मुझे ऐसे लोग जरा भी पसंद नहीं है जो अपने काम के प्रति ईमानदार ना हो और जिन्हें वक्त की कद्र ना हो। इसलिए आज के बाद मिस्टर ऋषभ खुराना इस होटल की किसी भी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। ये सुनकर सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। करण ने टेबल पर रखा रिमोट उठाकर प्रोजेक्टर ऑन किया तो स्क्रीन पर एक बड़े से होटल का मॉडल नजर आने लगा। करण उसकी ओर देखकर बोला, ये जो आप स्क्रीन पर मॉडल देख रहे हैं, ये उस होटल का मॉडल है जो इस होटल के ठीक सामने खड़ा होने जा रहा है। इसे देखकर आप ये समझ ही चुके होंगे कि यहाँ शिमला का सबसे बेस्ट होटल बनने जा रहा है, इसलिए मैं अपने इस होटल में भी कुछ चेंजेस करने जा रहा हूँ। ये सुनकर मैनेजर ने तुरंत पूछा, कैसे चेंजेस सर? करण ने अपना पूरा प्लान सबको डिटेल में एक्सप्लेन किया। सब लोग करण से बहुत इम्प्रेस हुए। मीटिंग तकरीबन 2 घंटे चली पर ऋषभ वहां नहीं आया। करण मीटिंग खत्म करते हुए बोला, आज के बाद इस होटल में काम ठीक वैसे ही होना चाहिए जैसे मैंने आप सबको समझाया है। जब तक सामने बनने जा रहे होटल का काम चलेगा, हफ्ते में 1 या 2 बार मेरा शिमला आना होता रहेगा, इसलिए आप सबके काम पर मेरी नजर बनी रहेगी। अगर आप में से कोई भी मुझे अपने काम में लापरवाही करता नजर आया तो वो खुद को इस होटल से तुरंत बाहर पाएगा। इसलिए मैं आप सबसे ये उम्मीद करता हूँ
कि आप लोग मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। सब एक सुर में बोले, जी सर। गुड। इतना कहकर करण वहां से जाने लगा, पर फिर उसके कदम रुक गए और वो पलटकर बोला, आज के बाद आप सब मेरे दिए ऑर्डर्स फॉलो करेंगे। मिस्टर ऋषभ खुराना अब इस होटल से रिलेटेड कोई भी फैसला नहीं ले सकते हैं, इसलिए अगर वो इस होटल में कुछ भी करते हैं तो आप तुरंत मुझे इन्फॉर्म करेंगे, और जब तक मैं इजाजत ना दूं उनका कोई भी ऑर्डर आप लोग फॉलो नहीं करेंगे। इस डेट क्लियर? यस सर, सब फिर से एक साथ बोले। करण ने टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और वहां से चला गया। दूसरी ओर मधु और मीरा अपने सारे दोस्तों के साथ होटल डायमंड में डिनर के लिए पहुंची। मधु ने गाड़ी से बाहर आते ही पूछा, मीरा क्या हमारा यहाँ डिनर करने आना जरूरी था? मेरा खाना खाने का बिल्कुल ही मन नहीं है। ये सुनकर समीर तुरंत बोला, इसलिए ही तो हम सब तुझे यहाँ लाए हैं, ताकि तू कल की रात हमेशा के लिए भूल जाए और फिर से पहले की तरह मुस्कुराने लगे। उसके इतना कहते ही मधु को एक बार फिर से बीती रात याद आने लगी और उसके चेहरे की उदासी और बढ़ गई। मीरा ने जैसे ही उसे परेशान देखा तो बोली, मधु चल वो वाली टेबल पर बैठते हैं। हाँ, वो जगह बेस्ट है। तभी पास खड़ा विनय भी बोला। सब लोग उस टेबल की ओर बढ़ने लगे। तभी अचानक सामने से आ रहा एक वेटर मीरा से टकराया और उसकी ड्रेस पर आइसक्रीम गिर गई। मीरा ने तुरंत अपनी ड्रेस की ओर देखा और बोली, शिट, आई एम सॉरी मैडम। वेटर डरते हुए बोला। मीरा ने पास की टेबल से टिश्यू पेपर उठाया और अपनी ड्रेस साफ करते हुए बोली, इट्स ओके। वॉशरूम किस तरफ है? वो वहाँ सामने से लेफ्ट। वेटर सामने इशारा करके बोला। मीरा मधु की ओर देखकर बोली, मधु तू सबके साथ वहां जाकर बैठ, मैं बस ये साफ करके आती हूँ। मधु तुरंत बोली, मैं भी तेरे साथ आती हूँ, कोई जरूरत नहीं है, तू यहाँ सबके साथ बैठ, मैं बस यूं गई और यूं वापस आई। मीरा इतना कहकर वहां से चली गई। सिया ने जैसे ही मधु को मीरा के लिए परेशान देखा तो बोली, मैं जाती हूँ उसके साथ। इतना कहकर वो भी मीरा के पीछे चल दी। विनय मुस्कुराते हुए मधु से बोला, चल मधु, हम वहां बैठते हैं। मधु ने सिर हिलाया और अपने दोस्तों के साथ टेबल की ओर बढ़ने लगी। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।